11 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन 11 अक्टूबर 1902 सीताबदियार सारण बिहार में इनका जन्म हुआ था। किनका? जयप्रकाश नारायण का, और जिन्हें लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नाम से भी जाना जाता है। और उन्हीं के जन्म दिवस पर 11 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जब उनके लखनऊ में पार्क में, जयप्रकाश नारायण पार्क में माल्यार्पण करने के लिए उनकी जन्मतिथि पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, तो उससे एक दिन पहले ही वहां पर प्रशासन के द्वारा बैरिकेटिंग कर दी गई थी, यानी कि गेट पर ताला लगा दिया गया था कि कोई उस पार्क के अंदर जा ना पाए। लेकिन यहाँ पे अखिलेश यादव को जाना ही था और उसके बाद उन्होंने गेट के ऊपर चढ़कर उसके अंदर प्रवेश किया। साथ ही साथ उन्होंने वहां पर माल्यार्पण किया, आशीर्वाद दिया, और बाहर निकलकर क्या चीज़ें उन्होंने कहीं उसको जानने के लिए आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको ये भी जानना पड़ेगा कि वो जयप्रकाश नारायण कौन थे, जिनके लिए अखिलेश यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, उन्होंने गेट पर छलांग लगाई। तो पहले जानते हैं जयप्रकाश नारायण के जीवन परिचय के बारे में। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में सीताबदियारा सारण बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम हर्षु दयाल श्रीवास्तव था। इनकी माता का नाम फूल रानी देवी था। 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए इनको जाना जाता है। इंदिरा गांधी को पदच्युत यानी कि उनको पद से हटाने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नाम का आंदोलन चलाया था, जो कि इंदिरा गांधी को उनके पद से हटाने के लिए संपूर्ण क्रांति काफ़ी मददगार रहा। वे एक समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। पटना के हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा गया है। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भी उनके नाम पर रखा गया है। इनके आरंभिक जीवन की बात करेंगे, साथ ही साथ इनकी राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करेंगे तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सीताबदियारा गांव में हुआ। उनके पिता हर्षुल दयाल श्रीवास्तव और माता फूल रानी देवी, वो अपनी माता पिता की चौथी संतान थे। जयप्रकाश नारायण 9 साल के थे तब वो अपना गांव छोड़कर कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लेने के लिए पटना चले गए। स्कूल में उन्हें सरस्वती, प्रभा और प्रताप जैसी पत्रिकाओं को पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त और भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं को भी पढ़ा। इसके अलावा उन्हें भगवद गीता पढ़ने का भी अवसर प्राप्त हुआ। 1920 में जब जयप्रकाश 18 वर्ष के थे तब उनका विवाह प्रभावती से हुआ। विवाह के उपरांत जयप्रकाश अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे, इसलिए प्रभावती को अपने साथ नहीं रख सकते थे। इसलिए प्रभावती विवाह के उपरांत कस्तूरबा गांधी के साथ गांधी आश्रम में रहीं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के भाषण से प्रभावित होकर उन्होंने पटना कॉलेज छोड़कर बिहार विद्यापीठ में दाखिला लिया। बिहार विद्यापीठ में पढ़ाई के पश्चात सन 1922 में जयप्रकाश आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। उच्च शिक्षा लिए, मगर अमेरिका गए हुए जयप्रकाश नारायण साम्यवादी विचारों की तरफ झुकते हुए चले गए। भारत वापस आने के बाद उन्होंने वाई सोशलिज्म किताब लिखी। इस समय कांग्रेस पक्ष के समाजवादी विचारों के नेताओं को एकत्रित करके उन्होंने कांग्रेस पक्ष के बाहर जाकर 1948 में अलग से समाजवादी पक्ष स्थापित किया। 1953 में जयप्रकाश इन्होंने रेल और टपाल के कर्मचारियों की हड़ताल का नेतृत्व किया। उसके बाद वो समाजवादी पक्ष के सक्रिय राजकारण से बाहर निकलकर आचार्य विनोबा भावे इनके भूदान आंदोलन में शामिल हुए। इस आंदोलन का वैचारिक आधार रहने वाले सर्वोदयवाद का उन्होंने पुरस्कार किया, सम्मान किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हथियारों को उपयोग को सही समझा। उन्होंने नेपाल जाकर आज़ाद दस्ते का गठन किया और उसे प्रशिक्षण भी दिया। उन्हें एक बार फिर पंजाब में चलती ट्रेन में सितंबर 1943 में गिरफ्तार कर लिया गया। 16 महीने बाद जनवरी 1945 में उन्हें आगरा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके उपरांत गांधी जी ने यह साफ कर दिया था कि डॉक्टर लोहिया और जेपी की रिहाई के बिना अंग्रेज सरकार से कोई समझौता नामुमकिन है। दोनों को अप्रैल 1946 को आज़ाद कर दिया गया। 1958 में इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियोन के साथ तेल अवीव में जयप्रकाश जी 1948 में उन्होंने कांग्रेस के समाजवादी दल का नेतृत्व किया और बाद में
गांधीवादी दल के साथ मिलकर समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 19 अप्रैल 1954 में गया बिहार में उन्होंने विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने की घोषणा की। 1957 में उन्होंने लोकनीति के पक्ष में राजनीति छोड़ने का निर्णय भी ले लिया था। जेपी ने 5 जून 1975 को पटना के गांधी मैदान में विशाल जनसमूह को संबोधित किया। यही उन्हें लोकनायक की उपाधि प्रदान की गई। इसके कुछ दिनों बाद ही दिल्ली के रामलीला मैदान में उनका ऐतिहासिक भाषण हुआ। उनके इस भाषण के कुछ ही समय बाद इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया। 2 साल बाद लोकनायक के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के चलते देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अहिंसक संघर्ष की पुरजोर पैरवी की और उनके क्रांतिकारी नेतृत्व ने 1970 के दशक में भारतीय राजनीतिक की दशा दिशा ही बदल दी। वरिष्ठ पत्रकार और उनके साथ लंबे समय तक जुड़े रहे राम बहादुर राय कहते हैं कि अमेरिका से पढ़ाई करने के बाद जेपी 1929 में स्वदेश लौटे। उस वक्त वह घोर मार्क्सवादी हुआ करते थे। वह सशस्त्र क्रांति के जरिए अंग्रेजी सत्ता को भारत से बेदखल करना चाहते थे। हालांकि बाद में बापू और नेहरू से मिलने एवं आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने पर उनके इस दृष्टिकोण में बदलाव आया। अमूमन गांधीवादी विचारधारा पर चलने वाले जयप्रकाश नारायण सत्याग्रह के द्वारा सत्ता से अपनी बातें मनवाने के हिमायती थे। उनका कहना था कि सत्ता पर जनता का हक है, न कि जनता पर सत्ता का। स्वभाव से बेहद शांत दिखने वाले जयप्रकाश का हृदय बेहद कठोर और उनकी सोच कभी ना हिलने वाली थी। जयप्रकाश नारायण एक लेखक भी थे। उनके निबंध बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति ने सर्वश्रेष्ठ निबंध का पुरस्कार जीता। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत वर्ष 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें 1965 में उनको 1965 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कुछ दिन बाद 1943 में जयप्रकाश और राम मनोहर लोहिया दोनों गिरफ्तार कर लिए गए थे, किंतु एन केन प्रकारेण वे लोग फरार हो गए। भविष्य में जयप्रकाश नारायण जी रावलपिंडी पहुंचे और वहां पर जयप्रकाश जी ने अपना नाम बदल लिया, किंतु ट्रेन में किसी दिन सफर करते हुए जयप्रकाश जी को अंग्रेज पुलिस अफसर ने 2 भारतीय सैनिकों की सहायता से गिरफ्तार कर लिया। जयप्रकाश को लाहौर की काल कोठरी में रखा गया था। इनको कुर्सी पर बांधकर पिटाई की गई। भविष्य में इन्हें वहां से आगरा सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। और मैंने आपको बताया कि गांधी जी ने इनको बचाने के लिए किस प्रकार से आंदोलन छेड़ रखा था। जयप्रकाश नारायण गांधी जी से प्रभावित थे, लेकिन इन्हें सुभाष चंद्र बोस की लड़ाई ने भी प्रभावित किया था। इसलिए हथियारों का उपयोग उन्होंने जरूरी समझा। अंत में नेपाल में आज़ाद दस्ते का गठन किया, परंतु 1943 में गिरफ्तार कर लिए गए। समझौते के वक्त गांधी जी ने अंग्रेजी शासन को बाध्य किया कि डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के बिना कोई बात नहीं की जाएगी और 1946 में इनकी रिहाई हो जाती है। तो इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण अपने देश के लिए लगातार कई चीज़ें करते रहते हैं और इन्हें लोकनायक की उपाधि भी प्राप्त हुई है। इनकी मृत्यु की अगर हम बात करेंगे तो आंदोलन के दौरान उनका स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया था। आपातकाल में जेल में बंद रहने के दौरान उनकी तबीयत अचानक 24 अक्टूबर 1976 को खराब हो गई और 12 नवंबर 1976 को उन्हें रिहा कर दिया गया। मुंबई के जसलोक अस्पताल में जांच के बाद पता चला कि उनकी किडनी खराब हो गई थी, जिसके बाद वो डायलिसिस पर ही रहे। जयप्रकाश नारायण का निधन 8 अक्टूबर 1979 को पटना में मधुमेह और हृदय रोग के कारण हो गया था। इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण हमारे देश में एक नई क्रांति लेके आते हैं और हम बात करेंगे इंदिरा गांधी की सरकार को गिराने में या उनकी सरकार बदलने में। आपातकाल के दौरान उनका जो अपना खुद का एक मूवमेंट था, आंदोलन था, उसके जरिए इंदिरा गांधी को कहीं ना कहीं उन्होंने देश के लिए झुकने को मजबूर कर दिया था। तो आइए जानते हैं कि अखिलेश यादव को जब रोका गया उसके बाद उन्होंने माल्यार्पण किया और उन्होंने क्या बातें बाहर आकर कहीं जो आपको जाननी चाहिए कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को एक जो देश का लोकनायक है उसके लिए उससे आशीर्वाद लेने के लिए और उनके ऊपर माल्यार्पण करने से क्यों रोका गया। आइए सुनते हैं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ से अखिलेश यादव की बातें। जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं, उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों, लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीने लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके
पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और वो इसलिए दिया था कि उन परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था, और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी। और जिस समय वो पीजीआई अस्पताल में थे, उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी, उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूँ एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया, कई लोग कई वर्षों रहे, और उस पीड़ा को, उस तकलीफ और परेशानी को जीवन भर नहीं भूल पाए। लेकिन जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो जगाने का काम किया था, उसमें परिवर्तन लाने का काम हुआ, और किया जनता ने। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं, अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने, और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था, नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज उठाई जा सकती है। आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, आने वाली पीढ़ी को, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। न केवल ये म्यूजियम, जो पीछे बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, जो कभी नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने और उस समय के समाजवादी लोगों ने इसका शिलान्यास किया था। एक सरकार आई जिसने काम नहीं होने दिया, उसके बाद समाजवादी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको शुरू किया। और न केवल भारत में, बल्कि अगर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाती तो दुनिया में एक पहचान बनती बिल्डिंग की कि हाँ, जेपी के नाम पर, जिसने इतने बड़े देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, लोगों को जागरूक किया और एक आवाज दी उन्होंने। और मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा, और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेकुलरिज्म बचने वाला नहीं। जो आवाज उन्होंने दी थी संपूर्ण क्रांति की, मुझे उम्मीद है कि सभी समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में लोकतंत्र बचाएंगे, समाजवाद बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, और उस संविधान को बचाएंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको दिया है। और जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान इन्होंने बदल दिया, उसी दिन समझ लें हमारी आजादी भी ये लोग छीन लेंगे।